सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 10 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में भारत में कहां स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू हो गया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो अभी ये 6 अप्रैल की बात है। 6 अप्रैल को तमिलनाडु में जो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पे 500 मेगावाट का स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने अभी पहली क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली है। अब इन शब्दों का मैं आपको मतलब बताता हूं, क्या मतलब हो गया इनका। क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि रिएक्टर अब अपने जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है तो उसे लगातार वो चला सकता है अपने आप, मतलब इसमें ऊर्जा बनना शुरू हो चुकी है। और ये जो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो ये एक ऐसा रिएक्टर है जो बिजली तो बनाएगा ही सही, साथ में नया ईंधन और कौन सा, प्लूटोनियम, इसको भी तैयार करेगा। मतलब बिजली भी बनेगी और एक नया फ्यूल भी जनरेट करके देगा। तो ये इसकी खास बात है। आपको बता दूं, इसमें जो हम ईंधन के रूप में उपयोग में लेंगे वो प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238 का उपयोग करेंगे। तो इस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होगा, ये जो यूरेनियम 238 है ना, ये प्लूटोनियम 239 में बदल जाएगा। फिर से बिजली तो बनी रही है साथ में, उसके अलावा यहाँ पे हमें प्लूटोनियम 239 फिर से आउटपुट में मिल जाएगा और उसका फिर से हम उपयोग कर पाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि भैया भारत ने एक ऐसा परमाणु रिएक्टर बना लिया है जो खुद चल सकता है और भविष्य के लिए ज्यादा ईंधन भी तैयार करता है। तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपको बता दूं, ये भारत के 3 स्टेज परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण है, दूसरा स्टेज है। आगे चलकर जब इसका तीसरे चरण, तीसरी स्टेज में हम जाएंगे तो इसमें भारत अपने थोरियम भंडार का उपयोग कर पाएगा। और जब ये पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो भारत रशिया के बाद ऐसा रिएक्टर चलाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। अच्छा, आप पूछोगे कि ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को किसने तैयार किया, किसने डिजाइन किया? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इसको डिजाइन किया, इसको तैयार किया। अच्छा, एक बार आप यहाँ पे देखो, ये आपका पिछले साल आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, 2025 का ही प्रश्न है। देखो ये प्रश्न क्या है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसे 2026 तक चालू कर दिया जाना है, किस स्थान पर? तो पूछा, ये पिछले साल गया था प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडु में है। ये इसका उत्तर होगा जो आज हमने प्रश्न पढ़ा है। अब यहाँ पे एक बात हमने करी है कि भारत का जो 3 स्टेज परमाणु कार्यक्रम है वो क्या है। हमने बात करी ना अभी 3 स्टेज परमाणु कार्यक्रम का, ये दूसरा चरण है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो इसको एक बार आप शॉर्ट में समझ लो ताकि आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाए। तो ये जो कार्यक्रम है ये होमी जहांगीर भाभा ने बनाया था इसको, ताकि भारत अपने सीमित यूरेनियम और ज्यादा थोरियम का सही से इस्तेमाल कर सके। जो पहला स्टेज है इसमें क्या होता है, इसमें हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं और इससे बिजली बनती है, साथ में नया पदार्थ पैदा होता है, नया फ्यूल पैदा होता है, वो है प्लूटोनियम। मतलब बिजली भी बन रही है और अगला ईंधन भी तैयार हो रहा है। जो दूसरा चरण है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं प्लूटोनियम का, जो हमें स्टेज 1 से मिला है। और इसमें हम कौन सा रिएक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, वही प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि अभी कलपक्कम में लगाया गया। और इसकी खास बात क्या है, ये रिएक्टर ज्यादा ईंधन बनाता है, साथ में थोरियम को उपयोग के लिए भी ये तैयार करता है। अब जो तीसरा चरण होगा वहां पे हम थोरियम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास थोरियम अच्छी मात्रा में है। भारत दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है, आप कह सकते हो। तो तीसरे स्टेज में हम डायरेक्ट थोरियम को इस्तेमाल करने लग जाएंगे। यहाँ पे ये रिएक्टर हमारे जो है थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट कर देंगे और फिर ऊर्जा बनने लगेगी। तो ये हमारे लिए सस्ती ऊर्जा का ऑप्शन हो जाएगा, विदेशों पे हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। तो ये है 3 स्टेज परमाणु कार्यक्रम। बाकी मैं आपको बताता हूँ हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से कौन कौन से कहाँ पर है। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको गुजरात में मिलेगा, कनाडा के सहयोग से बनाया था। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी हमने पढ़ा तमिलनाडु में। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में। काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट राजस्थान में है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र में। और कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है। जो ये पीछे देशों के नाम लिखे हैं ब्रैकेट में, इनके सहयोग से इनका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अरब लीग के नए महासचिव किसे चुना गया है? तो आंसर होगा यहाँ पे नबील फहमी को। तो ये मिस्र से बिलोंग करते हैं, इजिप्ट से हैं नबील फहमी, और इन्हीं को अभी अरब लीग का नया महासचिव चुना गया है। ये 1 जुलाई से अपना पद संभाल लेंगे और 5 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। किनके स्थान पर या किनकी जगह लेंगे? तो अहमद अबुल घीत की ये जगह लेंगे।
अरब लीग क्या है? तो अरब लीग एक संगठन है या अरब देशों का एक संगठन हम कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1945 में जो मिस्र की कैपिटल कायरा है वहीं पर हुई थी। इसका मुख्यालय भी वहीं पर है, कायरा में। शुरुआत में इसमें 7 देश थे इसके सदस्य देश। आज वर्तमान में इसके 22 सदस्य देश हैं। इसका काम क्या होता है? अरब देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, क्षेत्र में शांति बनाए रखना। और याद रखेंगे, अभी हमें क्या याद रखना है कि अरब लीग के नए महासचिव होंगे नबील फहमी, और कहां से होंगे? मिस्र से। अब कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अभी इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम है लुकास फिलिप, फ्रांस से है। नासा के नए चीफ बने जर्रार्ड साकमैन, और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के नए अध्यक्ष बने बरम सलाह। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट गेनाडी गोल्बिकन बने, कजाकिस्तान से हैं। और स्वीडिश एकेडमी जो कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था है, उसकी नई प्रमुख बनी थी इंग्रिड कार्लबर्ग, स्वीडन से हैं। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी अभी भूमिका श्रेष्ठ। और हमारे देश की, भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई थी? मेनका गुरुस्वामी, पश्चिम बंगाल से हैं। राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। विक्रम दुर्रई स्वामी को चाइना में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके अलावा पोर्यासामी कुमारन को अभी ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया था। डॉक्टर संजय तिवारी को राष्ट्रीय दंत आयोग, नेशनल डेंटल कमीशन का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और राष्ट्र आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल बने पीयूष आनंद। और डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए प्रमुख बने वीर विक्रम यादव। ठीक है, तो ये सभी ध्यान में रखेंगे। 13 अपॉइंटमेंट्स हमने यहाँ रिवाइज करी है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जिंदल स्टेनलेस स्टील ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा यहाँ पे रणवीर सिंह को। तो जिंदल स्टेनलेस स्टील ने अभी बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ब्रांड एम्बेसडर से ही एक और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि जो AR रहमान है, इनको अभी यामाहा म्यूजिक इंडिया ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो इस एक ही प्रश्न में 2 नाम मैंने आपको बता दिए, 2 प्रश्न बता दिए ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित, रणवीर सिंह वाला और एक AR रहमान वाला, दोनों याद रखना। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हरमनप्रीत कौर। और हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी शेफाली वर्मा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट किया था भारत श्रीलंका ने, भारत जीता था, लेकिन उसमें टूर्नामेंट एम्बेसडर बने थे रोहित शर्मा। 28वां एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल बने। SBI जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। सिटी यूनियन बैंक के रविंद्र जडेजा। यूनिक्लो के भारत में ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने, जापानी फैशन क्लोथिंग ब्रांड है। और भीम पेमेंट ऐप के बने थे महेंद्र सिंह धोनी। और अभी हमने पढ़ा क्रोएशिया की मशहूर एथलीट है ब्लैंका व्लासिक, इनको अभी TCS वर्ल्ड 10 के बंगलुरु 2026 के लिए इंटरनेशनल एम्बेसडर बनाया गया था। ये 10 किलोमीटर की दौड़ है जो बंगलुरु में होगी। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय ज्योतिष महाकुंभ व एस्ट्रो सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय ज्योतिष महाकुंभ एस्ट्रो कल्चरल महोत्सव की हम बात कर रहे हैं। इसका आयोजन अभी 4 अप्रैल को हुआ था नई दिल्ली में। और ये देश का पहला ऐसा बड़ा कार्यक्रम था जो पूरी तरह ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी और भारतीय संस्कृति पर आधारित था। इसमें देश भर के ज्योतिषी, विद्वान, संत और शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन करने का मकसद था ज्योतिष विद्या को बढ़ावा देना, लोगों को इसकी जानकारी देना, नई पीढ़ी तक यह ज्ञान पहुंचाना। तो यह कार्यक्रम ज्योतिष और भारतीय परंपरा को आधुनिक समय में फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए आयोजित किया गया था। पहली बार हुआ था, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रह सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। और कुछ और महोत्सव वाले प्रश्न मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ। अभी न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया था अरुणाचल प्रदेश में, नीशी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अलिये लिगोंग उत्सव असम में मिसिंग जनजाति के द्वारा। और आपको याद होगा रक्षा मंत्रालय ने शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया था बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। हेरत उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में। चापचार कुट महोत्सव मिजोरम में। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में। अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल में होता है 10 दिनों तक, जबकि पोंगल उत्सव तमिलनाडु में होता है 4 दिनों तक चलता है। सरहुल महोत्सव का आयोजन होता है झारखंड में। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 300 से ज्यादा झीलें विलुप्त हो चुकी है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। अच्छा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पहले हम बात कर लेते हैं। हिंदी में बोलोगे आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और आपको बता दूं इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक के बारे में बताया गया है।
कौन सा अनुच्छेद है? 148 से 151 तक। और वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है? संजय मूर्ति हैं 15वें नंबर के। इनका जो कार्यकाल होता है या 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। इनकी नियुक्ति करते हैं जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो अभी इन्होंने ही रिपोर्ट जारी की, उसमें बताया कि जम्मू कश्मीर में 1967 से अब तक बहुत सारी जो झीलें हैं, जो लेक्स हैं, वो खत्म हो गई है, पूरी तरह से खत्म हो गई है। पहले टोटल झीलें कितनी थी? इन्होंने बताया 697 थी, लेकिन अब देखोगे तो लगभग 315 झीलें गायब हो चुकी है, यानी कि करीब 45% झीलें बिल्कुल खत्म हो गई है। क्षेत्र के हिसाब से भी इन्होंने बताया कि करीब 3000 हेक्टेयर झील क्षेत्र खत्म हो चुका है और जो बची हुई झीलें हैं उनका आकार भी छोटा हो गया है। इतने हेक्टेयर से ये अब जो बची हुई हैं उनका भी आकार कम हो गया है। अच्छा, झीलें होने से क्या होता है? झीलों से क्या फर्क पड़ता है? तो झीलें होती है, ये प्राकृतिक रूप से पानी को रोकती है, स्पंज की तरह काम करती है। स्पंज जिस तरह से पानी को सोख के रखता है वैसा। जब झीलें कम हो जाती है तो बारिश का पानी सीधे शहरों में भर जाता है। और 2014 में जो कश्मीर में बाढ़ आई थी वो इसी का एक कारण है, क्योंकि जो झेलम नदी है वो सामान्य जो उसकी क्षमता है 35,000 क्यूसेक पानी को रोकने का है, लेकिन बाढ़ के समय जो पानी था वो कितना हो गया था? 1,35,000 क्यूसेक। तो जो नदी है वो इतना सारा पानी संभाल नहीं पाई और इस कारण से बाढ़ आ गई थी। अब इन्होंने कहाँ की बात की? जम्मू कश्मीर की बात की है। जम्मू कश्मीर ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। कैपिटल श्रीनगर भी होती है, जम्मू भी होती है। समर कैपिटल श्रीनगर है, विंटर में जम्मू होती है। तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला। बाकी कुछ महोत्सव अगर बात करें तो पट उत्सव, हैरत महोत्सव, तवी महोत्सव, कंचोत महोत्सव और बंगस वैली महोत्सव, अहरबल महोत्सव, खीर भवानी मेला, चिनार बुक फेस्टिवल, इसका आयोजन अभी श्रीनगर में हुआ था। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है चिनाब नदी पर ही। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना यहाँ पर शुरू हुई थी। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर बना था कश्मीर। और यहाँ पर आपको दचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क मिल जाएगा। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपोरा क्षेत्र में 2000 साल पुराने बौद्ध स्तूप और सुनियोजित शहर बस्ती के अवशेष मिले थे। शीत जल मत्स्य पालन, कोल्ड वाटर फिशरीज पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था श्रीनगर में। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये आपको मिलेगा श्रीनगर में। और जो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह जी, जो पशु मंत्री भी हैं और पंचायत मंत्रालय भी संभालते हैं। और अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन कब किया जा रहा है? तो आंसर होगा 9 से लेकर 23 अप्रैल तक। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसकी मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी है। और ये मंत्रालय हर साल एक खास अभियान चलाता है, पोषण पखवाड़ा जिसे कहते हैं। और इस बार ये इसका 8वां संस्करण है, 8वां पोषण पखवाड़ा आप कह दो। अब ये मनाया जा रहा है 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक। मकसद क्या है इसका आयोजन करने का? बच्चों और माताओं का पोषण सुधारना। और इस अभियान की इस बार की थीम है पहले 6 साल में बच्चों के दिमाग का पूरा विकास करना है। मतलब बच्चों का जो 85% जो दिमाग है ना, वो शुरुआत के 6 सालों में ही विकसित हो जाता है। तो इसी 6 साल में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अच्छा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। मंत्री जी हमने देख लिया, अन्नपूर्णा देवी है। और इस मंत्रालय को 27वें ई गवर्नेंस सम्मेलन जिसका आयोजन मुंबई में हुआ था, वहां पे इसे पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024 मिला था। और इसी मंत्रालय ने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया था। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल भी इस मंत्रालय ने ही लॉन्च किया था। और इसी मंत्रालय ने अभी पंखुड़ी नाम से एक डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कैंसर को किस रूप में घोषित किया है? तो आंसर होगा अधिसूचित बीमारी, मतलब नोटिफिएबल डिजीज। तो तेलंगाना सरकार ने कैंसर को अधिसूचित रोग यानी कि नोटिफिएबल डिजीज के रूप में भी घोषित कर दिया है। मतलब क्या हो गया इसका कि अब राज्य में हर कैंसर मरीज की जानकारी सरकार को देनी होगी। नोटिफिएबल डिजीज के बारे में ऐसा नहीं है पहली बार हम पढ़ रहे हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप यूँ समझो ये ऐसे रोग होते हैं जिनकी जानकारी सरकार को देना अनिवार्य हो जाता है। मतलब आप किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हो, आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके स्टेट में, आप कहीं पर भी जा रहे हो, तो उस हॉस्पिटल वाले को अगर जैसे कि कोई भी पीड़ित आया, उसको ये कैंसर हुआ, तो उसकी जानकारी उसे आगे सरकार तक पहुंचानी होगी। अब इससे फायदे क्या क्या होते हैं वो देखो। इससे सरकार को पता लगेगा कि भैया राज्य में अभी वर्तमान में जो उनके पास
लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है उसके अनुसार टोटल कितने कैंसर के मरीज हैं राज्य में, सही डेटा मिलेगा। वो देखेगा उनमें से किस प्रकार का कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहा है, पहचान पाएंगे कि हाँ भाई ये वाला कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहा है हमारे राज्य में। उससे अलावा किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा कैंसर के लोग मरीज आ रहे हैं ये पता लगेगा। तो इससे क्या होगा, समय पर जांच या स्क्रीनिंग और इलाज हो सकेगा, बेहतर अस्पताल, इलाज और योजनाएं बना सकेगी सरकार, रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। तो मतलब अगर सरकार तक सही डेटा पहुंचेगा, सरकार को पता लगेगा कि यार सीवियर कंडीशन आ रही है, कंडीशन खराब है, तो वो कुछ स्टेप ले पाएगी कि आप कुछ एक्शन हमें लेना चाहिए अब। तो ये इसका फायदा होता है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था दिल्ली सरकार ने रेबीज को एक अधिसूचित रोग, नोटिफिएबल डिजीज घोषित किया था, याद आया? तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब पहले मैं आपको कैंसर से संबंधित कुछ प्रश्न कराता हूँ, फिर आपको तेलंगाना भी लेकर के चलते हैं। एक वर्ल्ड कैंसर डे याद रखना 4 फरवरी को होता है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को होता है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को होता है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को। भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन जो तैयार हुई थी उसका नाम है सर्वावैक। सर्वाइकल कैंसर जो है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है और लास्ट टाइम बजट में कहा गया था कि 9 से लेकर 14 साल की बालिकाओं को इसके टीके मुफ्त में लगेंगे। अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में हम मनाते हैं। एम्स दिल्ली ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म ioncology.ai को लॉन्च किया था और स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी इसको कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? सवेरा। कैंसर के लिए विश्व का पहला mRNA टीका एंटेरोमिक्स इसको डेवलप किया रशिया ने। IIT मद्रास इसने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया था। भारत ने 2026 में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल कार्यक्रम का दूसरा चरण कहां पर शुरू किया? तो आंसर होगा अभी विशाखापत्तनम में। बाकी तेलंगाना की बात हो रही है ना, तो ये रहा मैप में तेलंगाना और कैपिटल हैदराबाद होती है जो कि मूसी नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल। आपको बताइए आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था कब? 2 जून 2014 में। यहाँ का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर हो गया, पशु है जिंका, हिरण होता है। वृक्ष है जम्मी चेटू, पुष्प है तांगेदू। यहाँ का राजकीय उत्सव हो गया सदर सम्मेलन। कुछ प्रश्न और देख लो। अभी निवेशक दीदी पहल का दूसरा चरण शुरू हुआ था हैदराबाद में। बतुकम्मा उत्सव मनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 हुआ था बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। तेलंगाना पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया। 23वां बायो एशिया 2026 जो सम्मेलन हुआ हैदराबाद में। इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू हुई यहाँ पर। भूभारती पोर्टल यहाँ पे लॉन्च हुआ। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अभी 4 अप्रैल को तेलंगाना में 2 नई इनिशिएटिव शुरू किए थे, अटल टिंकरिंग लैब सारथी और मेंटोर इंडिया अकेडमी। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में आर्टेमिस सेकंड मिशन जो है इसने अंतरिक्ष में मनुष्यों के द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह दूरी कितनी है? तो आंसर होगा 2,52,756 मील। तो भैया नासा का ये जो आर्टेमिस 2 मिशन है इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। ये मिशन इंसानों को लेकर पृथ्वी से अब तक की सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला मिशन बन गया है। कितनी दूरी तय कर लिए? लगभग 2,52,756 मील, करीब 4 लाख किलोमीटर। इससे पहले ये रिकॉर्ड अपोलो 13 मिशन के पास था। अच्छा, आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन एक और यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन जो है इसके जो मेंबर हैं, जो दल हैं, इन्होंने अंतरिक्ष में उड़ते हुए ही जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर जो काम कर रहे अंतरिक्ष यात्री हैं उनसे फोन पे बातचीत की। तो आपको के फोन पे तो सब लोग करते हैं, ऐसी क्या बड़ी बात हो गई? भैया ये इतिहास में पहली बार था जब अंतरिक्ष में जहाज से जहाज, मतलब इनका यान अलग था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अलग है, 2 अलग अलग यान थे, 2 अलग अलग स्पेसशिप है, तो उनके बीच में इस तरह की कॉल पहली बार हुई है, इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। तो इसलिए प्रश्न कराना आपको बताना जरूरी है। आर्टेमिस 2 मिशन की बात कर लेते हैं। नासा ने इस मिशन को अभी 1 अप्रैल को ही लॉन्च किया था। आर्टेमिस 2 एक मानव युक्त मिशन है, मानव इंसान गए इसमें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लेकिन इंसानों को पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजना और चंद्रमा के पास लेकर के जाना। ये पूरा ऐसे यहाँ से गए ना, तो ये यहाँ पे मान लो चंद्रमा है, चंद्रमा के ऐसे राउंड करके फिर वापस पृथ्वी पर आएंगे। मतलब चंद्रमा के पीछे वाला भाग ये देखेंगे जो हमें पृथ्वी पर से नहीं दिखता है, क्योंकि चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमें दिखता है, पीछे वाला पार्ट नहीं दिखता। तो ये उसे भी देख करके आएंगे। चंद्रमा पे लैंड नहीं करेंगे, बस उसके पास से होकर के ऐसे घूम करके आएंगे।
और 1972 में अपोलो 17 के बाद ये पहली बार है जब इंसान चांद के पास जाएंगे। मैंने आपको बता दिया, वहाँ उतरेंगे नहीं, चारों तरफ घूम करके वापस आ जाएंगे। जो 4 अंतरिक्ष यात्री गए, पहले तो याद रखना कितने अंतरिक्ष यात्री गए हैं आर्टेमिस 2 मिशन में। तो वो 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? रेड वाइसमैन है, कमांडर है। विक्टर ग्लोवर है, ये पायलट है और पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जो इतना दूर गए। और क्रिस्टिना कोच का नाम तो इंपॉर्टेंट है ही सही, क्योंकि इन चारों में ये पहली महिला है, आप कह सकते हैं चंद्रमा के पास जाने वाली ये पहली महिला है। और एक है जेरिमे हैंसन, पहले गैर अमेरिकी हैं जो इतना दूर गए, कनाडा से हैं। इससे पहले जो आर्टेमिस 1 मिशन गया था वो 2022 में गया था, उसमें कोई इंसान नहीं था। अच्छा, 2 पॉइंट और बनेंगे कि जिस रॉकेट का उपयोग करके इनको भेजा गया वो रॉकेट है स्पेस लॉन्च सिस्टम, उस रॉकेट का नाम है। और जिस अंतरिक्ष यान में ये बैठे हुए हैं उसका नाम है ओरियन। ठीक है, ये जरूर पॉइंट ध्यान में रखना। सब कुछ मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप कहां पर शुरू हो चुकी है? तो आंसर होगा इसका उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की टिहरी लेक में अभी 8 अप्रैल से 25वीं अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। ये एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है जिसमें पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। और इस कार्यक्रम का आयोजन याद रखना ITBP कर रही है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। और अभी इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी ने। ये प्रतियोगिता 12 अप्रैल तक चलेगी। इसमें देश भर की 19 पुलिस टीमों के 440 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और कितनी प्रतियोगिताएं यहाँ पर होंगी? तो 52 प्रतियोगिताओं में ये खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप कह सकते हो ये एक बड़ा पानी में होने वाला खेल महोत्सव है जहां पूरे देश के पुलिस खिलाड़ी आकर के मुकाबला करेंगे। पिछले साल ये प्रतियोगिता जो 24वां संस्करण था वो भोपाल में हुआ था, इस बार उत्तराखंड में हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में त्रिसेवा सेमिनार जिसका नाम है रण संवाद, ये कहां पर शुरू होगा? तो आंसर होगा इसका बेंगलुरु में। तो त्रिसेवा सेमिनार है रण संवाद, और इसे भारतीय सशस्त्र बल जिसमें हमारी थल सेना, वायुसेना, नौसेना, मतलब ये तीनों मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं, तभी त्रिसेवा इसको कहा है। और इसका आयोजन हुआ अभी 9 से लेके 10 अप्रैल तक, 9 और 10 अप्रैल को। कहां पर? बेंगलुरु में। और इसकी थीम भी है बहुक्षेत्रीय अभियान, पारंपरिक और अनियमित खतरों से निपटने की अनिवार्यता, यानी कि मल्टी सेक्टरल ऑपरेशंस, द इम्पेरेटिव टू काउंटर कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट्स। ये शुरुआत का आप 2-3 शब्द याद रख लो, इतना लंबा याद नहीं रहे तो। बहुक्षेत्रीय अभियान, ये इसकी थीम है। और इसका आयोजन करने का उद्देश्य है कि भैया आज के युद्ध पहले जैसे नहीं होते कि फील्ड में गए और लड़ाई लड़ ली और घर पे आ गए, जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया। नहीं, आजकल नई तकनीकों का युद्ध है। जैसे ड्रोन से युद्ध हो रहा है, घर पे बैठे हुए ड्रोन लड़ रहे हैं, मशीनें लड़ रही हैं, साइबर हमले हो रहे हैं, आजकल के युद्ध बदल रहे हैं। तो इसीलिए सेना को तेजी से बदलना होगा, नई रणनीतियां अपनानी होगी, हर तरह के खतरे के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, तो सेमिनार है तो इन्हीं पे यहाँ पे चर्चा होगी सब पे। ठीक है, तो ध्यान रखना आयोजन कहाँ पर? बेंगलुरु में हो रहा है। बाकी भैया ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी PDF और डेली जो क्विज है, जो मॉक टेस्ट है, जो आप लगा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपको फ्री में अवेलेबल होता है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा लियोन, फ्रांस में। फिर आपसे पूछा कि अभी 14 दिन में साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई है दिव्या सिंह, उनका नाम है, उत्तर प्रदेश की है ये। और उत्तर प्रदेश राज्य की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य कहां पर स्थापित की गई? तो आंसर होगा वाराणसी में। फिर पूछा वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा तो लाम। फिर पूछा कि अभी एक बुक है अ रोड वेल ट्रेवल्ड, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो आंसर होगा RK राघवन की। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत ATL सारथी और मेंटोर इंडिया एकेडमी को अभी लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा तेलंगाना में। फिर अगले में आपसे पूछा कि अभी किस राज्य की कोन्याक जनजाति ने वसंत उत्सव जिसका नाम है आउलेंग मोन्यू, इसका आयोजन हुआ? नागालैंड में। फिर अगले में आपसे पूछा कि क्रोएशिया की मशहूर एथलीट ब्लैंका वासिक को अभी किस इवेंट के लिए इंटरनेशनल एम्बेसडर बनाया गया? TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु रेस 2026 के लिए। फिर पूछा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अभी किस राज्य ने शुरू की? तो आंसर होगा उड़ीसा।
फिर अगले में आपसे पूछा कि उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के रायसेन में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ये किसने डेवलप किया, तो आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो है पुणे में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।